नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जब 3 हफ्ते पहले की बात है, जब बिहार के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, मतगणना चल रही थी। उस वक्त मैं शायद ओमकार चौधरी या जयपुर डायलॉग्स के यूट्यूब चैनल पर उसका विश्लेषण करने में जो वो साथ थे, उनके साथ बात कर रहा था। और उसका कारण ये था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैंने जो बात की थी कि चुनाव के नतीजे कैसे आ सकते हैं, कहां तक आ सकते हैं, तो मेरा अंदाज सही निकला था और इसलिए उस चर्चा में मेरी बहुत सराहना हो रही थी। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें उस पैनल में किसी एक ने मुझे सूचना की थी कि आप इतना सटीक विश्लेषण करते हो पॉलिटिक्स का, तो आज फिल्मों का स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते। यानी फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखना मतलब जैसे लिखा जाता है वैसे फिल्म तैयार होती है। तब मैंने उनको बताया था कि मैं जिंदा लोगों पर कुछ बोलता हूँ, उनकी अंदाज व्यक्त करता हूँ या जो कुछ करता हूँ, वो जिंदा लोगों के लिए, काल्पनिक लोगों के लिए नहीं है। फिल्मों में जो किरदार होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, और जो लेखक या डायरेक्टर बोलेगा बस उसी हिसाब से उस किरदार को चलना पड़ता है। हाँ, वो किरदार निभाने वाले भले जिंदा लोग हो, लेकिन वो अमिताभ बच्चन या हेमा मालिनी, धर्मेंद्र वगैरह नहीं होते। उनको धर्मेंद्र करके अपनी कला नहीं पेश करनी है। जो पटकथाकार है, स्क्रिप्ट राइटर है या डायरेक्टर है, वो बताएंगे, उसी ढंग से उनको आचरण करना पड़ता है, बर्ताव करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं जो राजनीति में जो किरदार है या थे, उन पर कुछ बातें करता हूं, उनके बारे में अंदाज व्यक्त करता हूं। अगर वो सही आ जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकल बात है। तो ऐसी बात हुई थी। और आज मैं उसी आधार पर एक और बात बताने वाला हूं। तो मैंने उस वक्त उनको कहा था कि इसलिए फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो सलीम जावेद अच्छे लिखते हैं, मैंने उन पर छोड़ दिया है। वो मैं उस लाइन पर जाने वाला नहीं हूं या ना जाना चाहता हूं। लेकिन आज मुझे अचानक एक अमिताभ का किस्सा याद आ गया। अमिताभ ने शायद केबीसी हो या कहीं एक बात बताई थी। वो फिल्म थी उनकी अमर अकबर एंथनी, मानो 50 साल पहले की फिल्म है। तो अमर अकबर एंथनी में एक ऐसा सीन दिखाया गया है कि निरूपा रॉय के 3 बच्चे होते हैं, 3 बिछड़े होते हैं। और निरूपा रॉय को एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उनको जब ब्लड देना पड़ता है, खून देना पड़ता है, तो ऋषि कपूर, चिंटू, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन, ये 3 उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अलग अलग है, अलग नाम के हैं। और वो तीनों एक साथ खून देते हैं, और जब खून का उनका ब्लड डोनेशन चल रहा है, वो डायरेक्टली निरूपा रॉय को दिया जा रहा है। तो ये लॉजिकली और मेडिकली और क्लिनिकली गलत है। ऐसा उन्होंने, मनमोहन देसाई जो डायरेक्टर थे, उनको कहा था। लोग आपको पागल बोलेंगे, इस ढंग से कोई किसी को खून नहीं देता। ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, फिर ब्लड लिया जाता है, फिर उस जिसको देना है उसको दिया जाता है। इस ढंग से एक जगह से 3 लोग ब्लड दे रहे हैं और दूसरे के पेशेंट को ब्लड दिया जा रहा है, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस वक्त जो डायरेक्टर थे उनके, मनमोहन देसाई, उन्होंने कहा देखो इसमें क्या इमोशनल फैल कर आएंगे, ये भले ही लॉजिकल है, लेकिन लोग ऐसा कुछ चमत्कार, थ्रिल देखना चाहते, तो ये बहुत चल जाएगा। और आगे चलकर उस फिल्म में वो सीन बड़ा पॉपुलर हो गया था। तो है तो गलत, सरासर झूठ है, मेडिकली झूठ है, लॉजिकली झूठ है, हर तरीके से झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया। तो अमिताभ बच्चन को अचरज लगा था, और वही उन्होंने बताया था। और हम, मेरे जैसे या बहुत सारे जो खुद को बुद्धिजीवी वगैरह समझते हैं, उनको बहुत सारी चीजें अजीब लगती है, लेकिन लोगों को वो पसंद आती है। हाँ, एक बात है, जिस ढंग से उस फिल्म में 3 लोग ब्लड दे रहे हैं और एक को डायरेक्टली ब्लड मिल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता।
ये सच बात है, 100% सच बात है। लेकिन ऐसा लोगों देखना चाहते हैं क्योंकि लोग उसमें से एंटरटेनमेंट और थ्रिल अनुभवना चाहते हैं। लेकिन अगर वही लोग जो ये सीन देखकर खुश हो जाते हैं, उसके लिए रिपीटेड फिल्म देखते हैं, वही लोग अगर उनकी जिंदगी में ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस ढंग से ब्लड डोनेशन वगैरह नहीं करेंगे, ना ब्लड लेंगे। वो डॉक्टर कहेगा उसी ढंग से जाएंगे, लॉजिकली हो या मेडिकली हो, जो सही होगा वो करेंगे। वो अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखकर उसी ढंग से ब्लड लेने की या देने की कोशिश नहीं करेंगे वही लोग जो वहां भीड़ लगाकर फिल्म देखते हैं। तो लोगों के सोचने का जो तरीका होता है, एक एंटरटेनमेंट होती है, मनोरंजन होता है, और दूसरा व्यवहार होता है। तो जो लोग व्यवहार में एक चीज करते हैं, वो थ्रिल के लिए, मनोरंजन के लिए बिल्कुल अलग चीज कर सकते हैं। और वही अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस ढंग के बिहार के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके पहले 2-3 महीने से पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या वो कोई दीपक शर्मा हो या आपका आशुतोष हो, ऐसे जो लोग, नीतीश हारने वाला है, एनडीए हारने वाले हैं, इसके लगातार वीडियोस बना रहे थे अलग अलग चैनल पर, चर्चा में जाकर उब गए लोग। नीतीश की सरकार से लोग उब गई है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस पर जो चर्चा कर रहे थे, उनकी चर्चा लोगों को पसंद आ रही थी, लोग देख रहे थे उनकी चर्चा। आज भी जाकर ऐसे यूट्यूबर जो है, 4 PM होगा या दीपक शर्मा होगा या सत्य हिंदी होगा, ऐसे जो चैनल है, उल्टा चश्मा है, वो जाकर देखिए। उनको जितने व्यूज मिले हैं ऐसे झूठ मूठ की कहानियां सुनाने के लिए या दिखाने के लिए, उतने व्यूज मेरे जैसे या ओमकार जैसे जो बिल्कुल सही राजनीति समझाते हैं, लॉजिकली समझाते हैं, हमको जितने व्यूज नहीं मिलते, उतने व्यूज उनकी झूठ मूठ की कहानी को मिलते। जैसे वो अमर अकबर एंथनी हो, शोले हो, ऐसी फिल्में हिट हो जाती है। क्यों हिट हो जाती है? क्योंकि उसमें जो असंभव है वो संभव करके दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन वो मनोरंजन की बात है, और इसलिए लोग मनोरंजन की तौर पर वो ले लेते हैं। और इसलिए सलीम जावेद की फिल्में चली तो उसमें बहुत सारी असंभव बातें होती है, वो इतनी सरासर मिलावट से दिखाई जाती है कि लोग वो पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को भी पता है ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा देखने में तो मजा आता है। तो एक बात हो गई है कि जो बिहार के नतीजों के बाद जिस पॉडकास्ट में मुझे बोला गया कि आप स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते, तो अभी मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिख दूं कि जो सच निकलती है तो लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थ्रिल नहीं है, उसमें अजूबा नहीं है, उसमें कुछ असंभव नहीं होता, संभव ही होता है। और लोग मानते हैं कि भाई भाऊ बोल रहा है बिल्कुल सही है, भाऊ बोल रहा है तो 200 तक 150 तक बिहार में एनडीए जाएगी, ये संभव है। तो लोग वो मनोरंजन के लिए पसंद नहीं करते, उल्टा लोगों को मालूम है कि नीतीश जीतने वाला है तो नीतीश हारने वाला है, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है कि कहानी सुनाने वाला कितनी अच्छी तरीके से सुनाता है। तो वो मनोरंजन करके लोग देते हैं, देखते हैं, और इसलिए इनके बड़े व्यूज आते हैं। तो ये जब दिमाग में ये बात चल रही थी तो मेरी एक बात और समझ में आई कि जैसे ही चैनल इस एजेंडा से चल रहे हैं, मनोरंजन की तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, झूठ मूठ की कहानियां और खुलासे मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहे हैं, और उसमें लोगों को बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट मिल रही है, मनोरंजन मिल रहा है, तो लोग सच्ची कहानी क्यों सुने? एक बात होती है हमेशा, जो बात हमें पता है, जो बात हमें पता है होने वाली है, हमें भी गारंटी है, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता, उससे कुछ अलग होने वाला है क्या, तो लोग वो देखना पसंद करते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं। और ये जो झूठी मूठी मिर्च मसाला लगाई हुई कहानियां बताते हैं,
ऐसे यूट्यूबर्स को ज्यादा व्यूज मिलते हैं क्योंकि लोग उसमें मनोरंजन ढूंढते हैं। और अगर मनोरंजन इस ढंग से पॉलिटिकल खबरों में यूट्यूब पर आ जाए तो लोग हमारे जैसे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्यों सुनेंगे? उससे ज्यादा उनको मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन के लिए लोग वहां जाते हैं। और ये मनोरंजन का मामला अब यूट्यूब पर और पॉलिटिकल एनालिसिस में, सोशल एनालिसिस में इतना फैल गया है कि बेचारे सलीम जावेद भी अब लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। सलीम जावेद की कहानी में जितना अजूबे नहीं होगा, असंभव चीजें नहीं होगी, उतनी असंभव चीजें अगर ये वामपंथी पत्रकार और यूट्यूबर बता रहे हैं तो सलीम जावेद की जरूरत कहां मुझी? इससे बड़ा एंटरटेनमेंट अगर घर में या मोबाइल में मिल रहा है, दीपक शर्मा दे रहा है या आशुतोष दे रहा है या अशोक वानखेड़े दे रहा है, तो लोग वहां जाएंगे, हमारे पास तो नहीं आएंगे। ना सलीम जावेद के पास जाएंगे, ना थिएटर में जाकर फिल्म देखेंगे, वो आराम से यूट्यूब पर मजा लेंगे, मनोरंजन करेंगे और भूल जाएंगे और जाकर चुपचाप कमल छाप पर बटन दबाकर वापस आएंगे, एनडीए को जिताएंगे। लेकिन कहानियां सुनेंगे कि एनडीए कैसे हार रही है, मोदी कैसे हार रहे हैं, तो मोदी को हराने की जो कहानियां है वो असंभव है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मनोरंजक होती जा रही है और बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कहानियों के तरफ खींचे जा रहे हैं। और इसीलिए बॉलीवुड का धंधा दिवालिया हो गया है। अगर बॉलीवुड में और यूट्यूब में और ऐसे वामपंथी यूट्यूब में फर्क नहीं रहा तो उसमें टिकट का खर्चा नहीं होता, घर बैठे मनोरंजन हो जाता है, तो लोग बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे क्यों? वो ऐसे वामपंथी लोगों के यूट्यूब सुनेंगे, अभय दुबे को सुनेंगे या और कोई लोग है, सतीश सिंह वगैरह ऐसे लोग हैं, तो उनको सुनेंगे, राजदीप सरदेसाई को सुनेंगे कि वो असंभव बातें संभव करके बताते हैं जो होने वाली तो नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अचानक से पिछले 10-12 सालों में सलीम और जावेद इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ दिए बॉलीवुड के लिए। ये लोग फिल्में लिखना उन्होंने बंद कर दिया है। इसका कारण इनसे भी सस्ता मनोरंजन अगर वामपंथी यूट्यूबर और पत्रकार और चैनल दे रहे हैं तो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट राइटिंग पर फिल्म बनाकर कोई करोड़ों रुपए डुबाना क्यों चाहेगा? इससे तो अच्छा है कि भाई चुपचाप घर में बैठ जाए। और सलीम जावेद को ऐसे लोगों ने मानो बेकार बनाकर घर में बैठा दिया। सोचिए आप भी, जो मेरे दिमाग में एक कीड़ा आ गया मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।